हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं यहाँ पर जनगणना सेंसस के बारे में बात करेंगे। 2011 तक की जो भी जनगणना इसके माध्यम से रखी गई है सारी डिटेल बात करने वाली है। पूरी इतिहास जो आपका जनगणना के रहा है वहां से लेके वर्तमान की स्थिति क्या है जनगणना की सेंसस के बारे में एक एक करके हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो पहले हमारे क्वेश्चन कितने होने वाले हैं वो समझ लो 65 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पर डिटेल से भी बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, पहले क्वेश्चन है विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो पहली पूरे विश्व में दुनिया में पहली जनगणना कहां पर की गई थी? तो स्वीडन देश में सबसे पहली जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1749 में स्वीडन में सबसे पहली जनगणना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व की पहली 10 की जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? 10 की जनगणना का मतलब बात की जा रही है कि हर 10 साल में, कौन सा 10 साल को हम 10 की जनगणना कहते हैं। सर्वप्रथम पहली बार कब की गई थी? 1790 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है कहां पर की गई थी, तो हम कहेंगे अमेरिका में की गई थी। कहां पर? अमेरिका में 1790 में 10 की जनगणना के रूप में सबसे पहले की गई थी, लेकिन जनगणना सबसे पहली बार स्वीडन में की गई थी 1749 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कब और किसके शासनकाल में हुई? तो कब हुई थी? तो हम कहेंगे 1872 में की गई थी। और किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यहां पर की गई थी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों को ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में सही आंसर क्यों दे दिया है, क्योंकि इसकी पीडीएफ फिर आप लोग मांगते हो टेलीग्राम पर या हमारे ऐप पर, जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, उस ऐप पर मांगते हो, तो फिर वहां पर क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। फिर आप लोगों का कमेंट आता है कि सर उसमें कमेंट आंसर तो है ही नहीं, तो इसलिए हम उस पे ही हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप पीडीएफ कभी कभी रीड करते हो तो आपको आंसर में कभी परेशानी ना हो। तो प्रथम जनगणना भारत में बात किया है तो 1872 में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अब नेक्स्ट और इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार जो है व्यवस्थित, जिसको नियमित या विधिवत या 10 की जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में की गई? पहली जनगणना तो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन एक नियमित रूप से रेगुलेशन के तहत विधि रूप से कब की गई थी और किसके शासनकाल में? तो 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित रूप से, विधिवत रूप से 10 की जनगणना के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय सुशासन के जनक भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा ऑप्शन जो आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन के रूप में भी जाना जाता है। जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय, जो आपकी होम मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत जो है आपका जनगणना विभाग जो है कार्य करता है। और जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी की बात करें तो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका जनगणना विभाग है वो कार्यरत है। संविधान की किस अनुसूची में जनगणना का विषय उल्लिखित है? बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान की किस सूची में? तो जनगणना जो होती है वो संघ सूची का विषय, सेंट्रल आपकी सूची है, सेंट्रल सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और संघ सूची में 69 वाला विषय जो है आपका जनगणना से ही संबंधित है। तो ये भी आपको मोटा सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये शायद बदल चुके हैं, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। विवेक जोशी उस समय थे, लेकिन अभी थोड़ा वर्तमान में चेंजेस है, तो इनको एक बार जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के समय भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे? हाँ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जब 2011 की जनगणना की गई थी तो उस समय जो थे आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली उस समय आयुक्त थे। कौन से थे? सी चंद्रमौली थे। और अभी कौन सी जनगणना होनी है? तो भारत में अब 2026 की जनगणना होनी है और शायद कार्यक्रम चालू भी हो चुका है 26 की जनगणना का। तो ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के समय सी चंद्रमौली जो थे आपके आयुक्त थे। 2011 की बात की है तो 2001 की भी बात कर लेते हैं। 2001 की जनगणना के समय कौन आयुक्त थे? तो हम कहेंगे जयंत कुमार बाठिया। कौन थे? जयंत कुमार बाठिया 2001 के समय थे और 2011 में सी चंद्रमौली जी थे। तो आपको दोनों ही चीजें याद कर लेनी है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे हम एनआरसी की बात कर रहे हैं, कब बनाया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की बात की जाए कब बनाया गया था? तो 1951 में, 1951 में बनाया गया था। एनआरसी के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यह अभी तक पूरे भारत में एक ही बार बनाया गया है। और एक एनपीआर शब्द भी आता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और एनपीआर लाया गया, जिसे अनिवार्य अब कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। 21वीं शताब्दी में अभी तक
कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो अभी तक जो है आपकी 2 जनगणनाएं हो चुकी हैं। पहली जनगणना आपकी 21वीं शताब्दी की 2001 में हुई थी और दूसरी जनगणना आपकी 2011 में की गई थी। दोनों जनगणना आपकी कौन सी है? 21वीं शताब्दी की है। तीसरी जनगणना आपकी अगर बात करें कब होगी, तो हम कहेंगे तीसरी जनगणना आपकी 2026 वाली होगी, 21वीं शताब्दी की। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, 21वीं शताब्दी की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणनाएं हो चुकी हैं? भारत में अब तक कितनी बार? तो भारत में अभी तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। कितना? 15 बार जनगणना हो चुकी है। लेकिन एक दो पॉइंट याद रखना है, अभी तक भारत में कुल 15 बार जनगणनाएं हो चुकी हैं, लेकिन 2011 की जनगणना की बात की तो 15वीं जनगणना थी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये आता है 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी, तो हम कहेंगे 15वीं नंबर की ही है जनगणना मानी जाती है। देखो आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है और यूपीएससी नट नाम से चैनल ऐप आ चुका है हमारा, इस ऐप पर आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज लग रही है हमारे चैनल पर, वो भी देख सकते हो। यूपीएससी नेट पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, मोटिवेशन मिलता है, आप लोग मदद करते हो, सपोर्ट करते हो, तो अच्छा लगता है, फैमिली हमारी बड़ी होती है। खैर बाकी आपकी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन इतना रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए और साथ में ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना किस नंबर की है? तो अभी मैंने बताया 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना आजादी के बाद कौन से नंबर की है? ये बस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आजादी के बाद 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? तो हम कहेंगे 7वें नंबर की है। भाई क्यों? अभी तो सर आप कह रहे थे 15वें नंबर की है, तो अभी हम कह रहे थे 15वें नंबर की तब है जब 1881 से लेके 2011 का देखा जाए, तब 15वीं जनगणना हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें 1947 में आजाद हुआ देश, 1951 में पहली जनगणना हुई स्वतंत्र भारत की, तो 1951 से देखी जाए तो 7वीं है। तो हम कहेंगे आजाद भारत की जनगणना 2011 वाली 7वीं जनगणना है। लेकिन पूरे इतिहास में अगर बात की जनगणना की, तो इतिहास में पूरे 15वीं जनगणना भारत की रही है। तो आपको दोनों पॉइंट जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे, आजाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि जब आजाद देश हो गया तो ऐसा कौन सा आपका अमेंडमेंट हुआ था, तो उस अमेंडमेंट के तहत आपकी जनगणना को किया गया था। तो जनगणना अधिनियम 1948 कौन सा था? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आजाद भारत की पहली जनगणना को किया गया था। तो 1948 में लाया गया था और इसे आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। तो 1948 अधिनियम के तहत 1951 में जनगणना को पहली बार स्वतंत्र भारत में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई? निगेटिव क्या बात कराए? निगेटिव की बात कराए। निगेटिव जनगणना आजाद भारत में कब दर्ज की गई थी? तो हम कहेंगे 1921 में। आजाद भारत में नहीं, सॉरी, भारत में पहली बार निगेटिव जनगणना कब दर्ज की गई थी? तो 1921 का समय ऐसा था जो पहली बार भारत की जनगणना घटती नजर आ रही थी। 1921 में अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो माइनस में थी 0.31%। ये माइनस में रही है 1921 में। तो इसलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में भी घोषित किया जाता है। कभी कभी ऑप्शन ये भी बनता है कि भारत की महान विभाजक वर्ष कौन सी जनगणना को माना जाता है? तो 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई है? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अभी तक जो पॉपुलेशन है ऐसा कौन सा वर्ष रहा है जहां सबसे ज्यादा दर्ज की गई? तो 1961 से 71 का जो साल रहा है, दशक रहा है, वो सबसे ज्यादा आपकी वृद्धि जनसंख्या वाला दर रहा है। और आपकी यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 24.08% यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है, याद रखना है। 2011 की जनगणना की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो 2011 की जनगणना की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। 17.7% आपकी 2011 की जनगणना की वृद्धि दर रही है। सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो भाई घर घर जाकर जो व्यक्ति जनगणना करते हैं सरकारी तरफ से, उनको हम परिगणक के रूप में जानते हैं। क्या रूप में? परिगणक के रूप में, मतलब कि गणना करने वाले के रूप में उन व्यक्ति को हम जानते हैं, जैसे हम एनुमरेटर भी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या की बात करें, पूरे विश्व में जनसंख्या कितना है? 17.5% है। कितना? 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे स्थान पर है। हालांकि आंकड़े पुराने हो चुके 2011 के तहत, तो लेकिन अब देखा जाए तो भारत अब शायद टॉप पर आ चुका है। नई जनगणना होगी तो शायद भारत टॉप पर ही आएगा। खैर, लेकिन अगर हम 2011 से माने तो चीन सबसे टॉप पर है, उसके बाद भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर पाकिस्तान, सातवें पर बांग्लादेश, आठवें पर जापान। ये आपके जो 8 देश हैं वो आपके टॉप से लेके
मतलब टॉप इन्होंने अपना जो पॉपुलेशन है बना रखा है। तो चीन सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका। कम से कम 3 तो याद आप लोगों को कर लेना ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल जो आपका, जैसे ये क्षेत्रफल है, मान लो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो पूरे विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर रूस है, फिर आपके दूसरे नंबर पर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। एक ट्रिक भी है, रुक चीन अब आ भारत। क्या है? रुक चीन अब आ भारत। रुक से रूस हो जाता है, का से कनाडा हो जाता है, चीन से चीन हो जाता है, आ रखिएगा, आ से अमेरिका हो जाता है, बा से ब्राजील हो जाता है, औ से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, भा से भारत हो जाता है। तो आपको देखना है रुक चीन अब आ भारत। तो अब क्या होता है कि भाई साहब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका एक ट्रिक है, भारत 7वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो हम कहेंगे प्रगणक शिक्षा। क्या था? प्रगणक शिक्षा जो था शुभंकर था 2011 की जनगणना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी? तो टैगलाइन जो थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है 2011 की टैगलाइन थी। जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? जनगणना में सबसे पहले राष्ट्रपति को गिना जाता है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति को गिना जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू तक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बार प्रेसिडेंट को गिना जाएगा, दूसरी बार डिप्टी प्रेसिडेंट को गिना जाता है। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति को सबसे पहली बार गिना जाता है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को गिना जाता है। 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में की गई थी? तो 2011 की जनगणना 640 जिलों में की गई थी। कितना? 640, जिनमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले थे, 75 जिले थे, ध्यान रखिएगा। 2001 की जनगणना में कुल 593 जिलों को गिना गया था, अर्थात 2001 से 2011 में कुल 47 नए जिले भारत में बनाए गए हैं। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको आ सकते हैं और आप बता सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही है? तो 1.21 अरब रही है। कितना रही है? 1.21 अरब रही है। लगभग 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 रही है, जिसमें से 62.32 करोड़ पुरुष हैं, 58.75 करोड़ महिलाएं, मतलब कि पुरुष ज्यादा हैं महिलाओं से, ध्यान रखिएगा। तो महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 19 करोड़ 98 लाख है। कितना है? 19 करोड़ 98 लाख। और भारत की कुल जनसंख्या की बात करें 16.5% स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख है। और वहीं पूरे भारत में अगर प्रतिशत में पूछा जाए कितना है? 16.5% है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका जो यूटी है वो आपका नई दिल्ली है। ये तो आपको आंसर सोचना ही नहीं है, इस पर टिक लगा देना है। ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वाला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जहां पर सबसे कम जनसंख्या वो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो वृद्धि दर है सबसे अधिक रही है? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक रही है? तो हम कहेंगे मेघालय की। इन चारों ऑप्शनों में जो आपका है मेघालय की सबसे ज्यादा रही है। बात करेंगे यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला कौन सा राज्य है? तो नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। वहीं बात करें मेघालय में सबसे ज्यादा की गई थी। नेक्स्ट आता है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पर। ये ऑप्शन शायद गलत हो गया है ना, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएगा, राज्य आना चाहिए था, है ना। चलिए राज्य आएगा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, राज्य आएगा मेघालय। ध्यान कौन सा है? मेघालय, आपको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हाँ ये सही है, न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका लक्षद्वीप है, जहां पर सबसे कम यहां पर वृद्धि दर की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है? हम कहेंगे 382।
कितना है 382 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्या रहेंगे जन घनत्व रहेगा। ध्यान रखिएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका यह जन घनत्व आपको ध्यान रखना है। 2001 से 2011 के मध्य में भारत का जन घनत्व कितना रहा है, तो 50 रहा है। कितना रहा है, जन घनत्व की बात किया 2001 से 2011 के दौरान 50 रहा है। 2001 में जन घनत्व 325 था, 2011 में 382 था, तो 57 यहाँ पर जन घनत्व यहाँ पर बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है, 2001 से 2011 के दौरान जन घनत्व आपका 57 जो है आपका इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है। देख सकते हो 2001 में 325 था, 2011 में 382 हुआ, तो 57 यहाँ पर पॉइंट जो है आपके जनघनत्व में बढ़े हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो बिहार है। कौन सा है, बिहार पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर आपका केरल है। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व आपका बिहार राज्य है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश। क्यों, अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो एक व्यक्ति यहां बसा हुआ है, दूसरा व्यक्ति यहां बसा है, तीसरा व्यक्ति यहां बसा है, चौथा व्यक्ति, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश का होगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, नई दिल्ली है। नई दिल्ली में घोषपोच है, यहाँ एक व्यक्ति बसा हुआ है, इसके ऊपर भी दूसरा व्यक्ति बसा है, इसके ऊपर तीसरा व्यक्ति बसा है, इसलिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश आपका नई दिल्ली है। भाई पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार है। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। अब लिंगानुपात पूछ रहा है कितना रहेगा, मतलब कि 1000 मान लो महिला पुरुष हैं, कितना है 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, तो 943 है। कितनी है, 943 है। हम कहेंगे 943 लिंगानुपात भारत में बना हुआ है, वर्तमान में 943 कहेंगे, 943 कहेंगे भारत का लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं पढ़ रही हैं, बाकी जो पुरुष है 943 माइनस करो, वो कुंवारी मर जाएंगे। क्या मर जाएंगे, कुंवारी मर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, याद कर लो, ऐसे कुछ होता नहीं है, नॉर्मली कह रहा हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात कर रहा है तो केरल राज्य, जहां पर 1000 पुरुष हैं, क्या है 1000 पुरुष हैं, और 1000 पुरुष में महिलाएं 84 ज्यादा हैं, मतलब कि 1084 यहां पर महिलाएं, 84 महिलाएं ज्यादा है। ये मत कह देना सर यहाँ तो महिलाएं मर जाएंगी, अरे दूसरे राज्य से शादी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, दूसरे राज्य से शादी कर लेंगे। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 है, पुरुष वहां पर 1000 है, कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा। 1000 पुरुष पर केवल देखा जाए तो 879 महिलाएं, कितनी है 879। सर यहाँ तो बहुत ज्यादा पुरुष लफड़ा है, नहीं दूसरे राज्य से शादी कर लेंगे, ये भी है, क्योंकि भारत तो एक ही है पूरा, दूसरे राज्य, लेकिन हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है 879 याद करना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो पुडुचेरी है। कौन सा है, जहां पुडुचेरी है 1000 आपके पुरुष है, वहीं 1037 फीमेल, यहाँ पर 1000 में ज्यादा है, 1037 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में पुडुचेरी है। बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, हम कहेंगे दमनदीप है। कौन सा है, दमनदीप है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन टिपिकल आ जाएंगे और याद भी करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो 73% है। एक चीज याद रखना है, 73% कुल साक्षरता दर है, जिसमें से अब पुरुषों को देखा जाए तो 80.9% है, 80.9% है, और महिला की बात किया है तो 64.6% है। तो आपके दोनों डेटा और याद कर लेना है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है भारत की कुल साक्षरता दर कितनी, 73% है, लेकिन महिलाओं की पूछा जाए तो 64.6%, महिला पुरुषों के पूछा जाए 80.9% है। तो ये भी आपको थोड़ा याद कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल। केरल में 94% जो है साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार, केवल वहां पर 61.8% साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट आएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हम कहेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षर आपके व्यक्ति हैं और सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। हाँ, हालांकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, लेकिन साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित पूछे जाए तो हम कहेंगे दादरा नगर हवेली एवं दमनदीप, जहां पर सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा नगर हवेली दमनदीप है, सबसे कम आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, ये बढ़िया है, जिला पूछ लिया, मिजोरम राज्य का सरचिप जिला है। कौन सा है, मिजोरम राज्य का, लिख देता हूं याद कर लो, मिजोरम राज्य का सरचिप जिला है। कौन से राज्य का है, मिजोरम राज्य का सरचिप जिला है, जो कि
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, आपको ध्यान रखना है, मिजोरम का है। नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जो है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। कौन सा है, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है सबसे कम शिक्षित कहेंगे साक्षरता वाला आपका जिला है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला सिरचिप हो गया आपका मिजोरम का, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2001 से 2011 के बीच में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, मतलब कि 10 साल में, दशक की बात कर रहा है ना, तो दशक का मतलब होता है 10 साल। 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही, हम कहेंगे 17.7% रही है। कितना, 17.7% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है कौन सा है, हम कहेंगे महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। कौन सा, महाराष्ट्र का ठाणे जिला है, जहां पर जो पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जो है सबसे कम आपकी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला के रूप में इसको आता है। तो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पूछा जाए कि जिला कौन से में पॉपुलेशन है तो आप बता दोगे, सबसे कम पूछा जाए कौन से जिले में पॉपुलेशन है ये भी आप बता दोगे। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ऐसा नहीं कोई भी छोड़ रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो अनुसूचित जाति नहीं आई थी तो ये भी आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात पूछा जाए तो 945 है। 945 किस पर है, 1000 पुरुषों पर। किस पर है, 1000 पुरुषों पर जो अनुसूचित जाति में महिलाएं हैं वो केवल 945 है। तो यहां पर जो 55 महिलाएं हैं वो आपकी कम है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति में बात कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कितना है, तो अभी हमने बात की थी अनुसूचित जाति का, एसटी का बात किया था तो 945 हो गया। लेकिन अगर हम एसटी का बात करें, किसका, एसटी का बात कर ले तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ ये तो बढ़िया है, 1000 पुरुष हैं तो 990 महिलाएं, केवल 10 यहां पर जो है महिलाएं कम है। तो 990 जो आपका अनुसूचित जनजाति का है, अनुसूचित जाति का 945 है। दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे 2001 से 2011 के दौरान मध्य में भारत में लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि की गई है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो, 2001 में लिंगानुपात कितना था, 933 था, ठीक है ओके। 2011 में लिंगानुपात कितना हुआ, हम कहेंगे 943 हुआ। कितना हुआ, 943 हुआ। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, हम कहेंगे 10% की वृद्धि को किया गया। कितना, 10% की वृद्धि यहां पर की गई है। 10% नहीं बोल सकते हैं, 10 अंकों की बोल सकते हैं, गलती से बोल दिया है, 10 अंकों की वृद्धि यहां पर की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 2011 से 2011 के मध्य में भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा है, तो जनघनत्व की बात करें 2001 में कितना था, तो हम कहेंगे 325 था। 2011 में कितना हो गया, हम कहेंगे 385 हो गया। कितना डिफरेंस देखने के सामने मिल रहा है, 57 का। तो जनघनत्व जो है आपका एक दशक में 57 बढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई थी, बढ़िया क्वेश्चन है। धर्म के आधार पर पहली जनगणना 1931 में की गई थी। कब की गई थी, 1931 में की गई थी। और 2011 में धर्म के आधार पर दूसरी बार जनगणना को किया गया था। तो 1931 में स्वतंत्र भारत में पूछा जाए तो 1931 में, लेकिन पूछा जाए आजादी के बाद पहली कब की गई थी, 2011 में की गई। लेकिन टोटल पूछा जाए कि धर्म के आधार पर अभी तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो 2 बार जनगणना हो चुकी है, 1931 और 2011। भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब से शुरुआत किया गया था, तो 1976 में भारत में पहली बार जनसंख्या पॉपुलेशन नीति को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में नई जनसंख्या नीति कब से लागू की गई है, तो 15 फरवरी 2000 से वर्तमान में जनसंख्या नीति को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, जिसने जनसंख्या नीति को सबसे पहले आपका पॉपुलेशन पॉलिसी को बनाया था, आंध्र प्रदेश राज्य था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब और किसके द्वारा किया जाता है, तो भाई बात कर रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग तो 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा आपका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष की बात पूछा जाए कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष हम कहेंगे पीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष की बात किया कौन होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। तो यहां पर हमने अपने जो है करीब 65 से 66 क्वेश्चनों को कवर किया है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करने से पता चल जाता है क्या डाउट आप लोगों के रहे हैं, बाकी लोगों के और भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम लगातार आ रहे हैं और हम इस पर ऐप पर टेस्ट सीरीज वगैरह यहां लगवा रहे हैं। इस चैनल पर आप जाके देख सकते हो, हम बड़ी बड़ी कोचों की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जैसे दृष्टि, ध्येय, जीएस वर्ड इत्यादि कोचों की लगा रहे हैं, तो वो भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद।